Yes, good morning children. Now today we are going to discuss the unit 4th lecture 1 and the name of the chapter is work, energy and power. Now the Aisha ma'am is discussing the Newton's laws of motion. So that is why I have taken this chapter which is very easy for you because you have already read in the class 9th. So let us begin. Without wasting our time, the first topic is the work done. What is the work done? Work is said to be done when a force acting on a body actually displaces it through some distance in the direction of the applied force. Or it may also be defined as the scalar or the dot product of the force and the displacement. W is equal to F dot D and W is equal to dot product. So the cos theta is involved. W is equal to cos theta into D. So if it is making an angle, so always consider the cos theta. That means the force component and the displacement must be in the same direction. So if in the three dimensional, if we just want to represent F and D, so we know the x component, y component and z component. Fxi plus Fyj plus Fzk and displacement is equal to dxi plus dyj plus dzk. W इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट F डॉट D. तो कौन कौन सा बचेगा? जो सिंपल जो I डॉट I वाला होगा वो कंपोनेंट बचेगा, J डॉट J वाला बचेगा, K डॉट K वाला बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो गए. ये हम पहले ही हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ले लिया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I डॉट I वाला आएगा Fx dx Fy dy प्लस Fz dz. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ W F डॉट D इन द टर्म्स ऑफ द थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. नाउ सी एक इसी पे बेस्ड एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है. फाइंड थीटा बिटवीन एफ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और डब्ल्यू इज इक्वल टू यही फॉर्मूला लग जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड. यहाँ पे देख लीजिए एफ की वैल्यू 3 है इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस माइनस 5 इंटू 3. ये वैल्यूज आप एफ और डी से देख सकते हैं. तो दिस इज 15 प्लस 16 माइनस 15, दिस इज 16. और जहाँ पे कहीं पे भी आपको यूनिट नहीं दिया होता है तो वहाँ पे यूनिट को ही लिख देते हैं, UNIT करके लिख देते हैं. कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डी. तो ये 16 हो गया. और फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं? अंडर रूट इसका जो कोफिशिएंट है 3, 4 एंड माइनस 5, उसका अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर. सिमिलरली डी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 16 अपॉन अंडर रूट 50 इंटू 50, इट इज़ 16 अपॉन 50. ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.32 आ रहा है. अगर कॉस टेबल देख लेंगे तो आपको फिर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. मैंने नहीं देखी है इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है, ये आप लिख लीजिएगा. Now come to the units of work done. Now second topic is the unit of work. So SI unit of the work done is joule and 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. CGS unit अर्ग होती है. 1 अर्ग is equal to 1 dyne into 1 centimeter. See the relation 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dynes and 1 meter is equal to 100 centimeter. So 1 joule is equal to 10 raised to the power 7 अर्ग. So this is the relation between the joule and the अर्ग. अब तीसरी यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट. SI सिस्टम में इसको किलोग्राम मीटर लिखते हैं. तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू SI यूनिट जो ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स की होती है वो kgf होती है इंटू 1 मीटर और कॉस 0 डिग्री. 1 kgf की वैल्यू होती है 9.8 जूल. तो 9.8 इंटू 1 इंटू कॉस 0 इज ऑल्सो 1. सो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 9.8 जूल्स. CGS सिस्टम में वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. तो ये होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर. जैसे SI सिस्टम में किलोग्राम मीटर था उसी तरीके से CGS सिस्टम में ग्राम इंटू सेंटीमीटर है. तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 GF इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू कॉस 0 डिग्री. 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन्स. दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ फोर्स इन द CGS सिस्टम. जैसे आपका kgf था, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 जूल
and 1 GF is equal to 980 डाइन्स। तो यहाँ डाइन्स से मल्टीपल 980 डाइन्स लिखेंगे 1 सेंटीमीटर और cos 0 फिर अगेन 1, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 अर्ग। अब 1 किलोग्राम इंटू मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज कर लिया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम्स सेंटीमीटर। Now the third topic is the what is the meaning of the positive, negative or the zero work done. So if the force and the displacement both are in the same direction, that means the angle between them is 0 degree and cos 0 is equal to 1. So you will get W is equal to FD, F into D, and कोई साइन जब नहीं लगा होता है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया है, तो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क डन। यानी पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। बी, इफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बच्चे पूछते हैं कि सर किस कंडीशन में ऐसा होता है। वेरी सिंपल, कि किसी बॉल को अगर आपने ऊपर फेंका है तो फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर लगेगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे एंड द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -FD आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क डन। दैट मीन्स व्हेन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब सी पॉइंट पे आ जाइए कि कब जीरो होगा। तो इफ, इसमें दो केसेस हैं जिन केसेस में वर्क डन जीरो होगा। इफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे एक कुली जो है वो प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है अपने सर पे हैवी ट्रंक रखे हुए है, तो हैवी ट्रंक का जो फोर्स है mg वो नीचे लगेगा और प्लेटफॉर्म पे जिधर मूवमेंट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑटोमेटिकली फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर कि द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री and W is equal to F into cos theta into D, because cos 90 degree is equal to 0, that is why the work done is also 0. दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, आप चाहे जितना भी फोर्स लगा लें, अगर आप एक वॉल पे फोर्स लगाते रहें तो उस वॉल को आप डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इन दो केसेस में वर्क डन 0 होता है, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या फिर हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन हम किसी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं करा पा रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। इन दो कंडीशंस में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर वेरिएबल फोर्स हो तो डेल्टा W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, तो वेरिएबल फोर्स होगा तो डेल्टा W मीन्स द स्मॉल वर्क डन, और इस एरिया को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो दैट मीन्स कि, और फिर उसके बाद उसका समेशन करेंगे। समेशन करने का मतलब है कि इंटीग्रेट कर दें उसको विद इन द लिमिट्स ऑफ P टू Q। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डेल्टा x यानी P टू Q, और वी कैन से W इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। ये चीज़ बच्चों ध्यान में रखनी है कि जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन किसी ग्राफ से कैसे निकालेंगे, दैट इज द, इसका यानी कि F और डेल्टा x के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है उसके नीचे का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ सी द NCERT textbook question. A woman pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. She applies a force of 100 Newton over a distance of 10 meter. Thereafter, she gets progressively tired and has applied force reduces linearly with the distance to 50 Newton. The total distance through which the trunk has been moved is 20 meter. And plot the graph between the force applied by the woman and the frictional force, which is 50 Newton. Versus displacement, calculate the work done by the two forces over 20 meter. So see the graph, it is the 0, this then 50 Newton, 100 Newton. So this is the force applied by the woman. तो एक इस तरह का ग्राफ बन रहा है
अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है जो अभी आप पढ़ चुके हैं कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन होगा एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। तो वर्क डन बाय द वोमेन तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल GHBA प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ये हो जाएगा BCDH, यानी कि ये रेक्टेंगल हो जाएगा और ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो ये दोनों का एरिया हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ GA इंटू GH, और इसका ट्रेपेजियम का हाफ इंटू दो पैरेलल साइड्स का सम और हाइट। तो यहाँ पे हाइट जो होगी वो परपेंडिकुलर हाइट यानी HD या DH जो मैंने लिख दिया है। तो जो पैरेलल साइड्स हैं वो BH है और CD है। तो BH प्लस CD इंटू DH सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और ये आपका वर्क डन बाय द वोमेन आ जाएगा 1750 जूल्स। नाउ सी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। अब एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है -50 न्यूटन का। तो यहाँ के लिए अगर हम देखते हैं तो ये नीचे वाला ग्राफ देखना पड़ेगा, यानी कि हमेशा ये याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, जबकि ग्राफ प्लॉट किया गया है F और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स तो WFR से रिप्रेजेंट करते हैं। FR इसलिए दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल केवल बन रहा है, इसका नाम क्या है रेक्टेंगल का GFED। तो GF इंटू GD ये -50 हो जाएगा ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा ये 20 मीटर्स हो जाएगा, यानी कि ये 50 है और ये 20 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज कमिंग -1000 जूल। तो इससे इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए फिर से सुन लें कि W कैसे निकलेगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमने वर्क डन बाय द वोमेन कैलकुलेट किया है और वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। तो वी हैव बिगन दिस यूनिट एंड विल कंटिन्यू दिस यूनिट अगेन। नाउ द प्रेशर इज ऑन यू because the Aisha ma'am is teaching the laws of motion. I have begun the work power energy a little bit, but this chapter is very easy because you have already read in the class 9th. Thank you very much children, and go through the notes. Try to make your own notes or just copy it because I am just making it very carefully. I think in the concept you will not feel any problem. Yes, in the competitive exams के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बट द कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी प्रॉब्लम आपको चैप्टर में नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।